ये हम लोगों के आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ के बारे में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जानना है थोड़ा। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखो बच्चों, राउट्स लॉ स्टेट्स दैट अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ miscible liquid, binary solution of miscible liquids, ठीक है, miscible liquids on boiling gives vapor which contains more of the volatile component, ठीक है बच्चों, more of the volatile component, full stop के बाद। Fractional distillation is a technique where repeated evaporation and distillation ठीक है। तो evaporation and condensation is carried out, ठीक है बच्चों, is carried out and each successive redistillation enriches the vapor with more volatile component, ठीक, more volatile component, and the vapor finally taken out is the pure volatile component, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या बात हुई, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर राउट्स लॉ ने बताया कि बाइनरी सोल्यूशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड है। तो मिक्सिबल लिक्विड कौन होते हैं? जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, आपस में सॉल्युबल हो सकते हैं, होमोजेनियस सोल्यूशन बना सकते हैं वो लोग। तो ये बॉइलिंग करने पर वेपर देते ही हैं, ठीक है बच्चों। जो ज़्यादा वोलेटाइल गैस होगी उसकी वेपर जो है पहले पाई जाएंगी इसमें। तो अब इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ये लोग क्या कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हीट करके वेपर करा, वेपर को जमा कर लिया, वेपर को दोबारा फिर से कंडेंसेशन कर लिया, उसे जमा करके फिर से लिक्विड बना लिया। इस तरह से ये प्रोसेस रिपीटेडली करते रहते हैं। तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से यहाँ सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर राउट्स लॉ का इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक हाथ है या इसमें एक यूज़ है। बच्चों एक सेकंड हेडिंग है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, मगर ये दोनों ही हेडिंग एक फालतू की है, मगर करना है बच्चों। एजियोट्रॉप्स तो एजियोट्रॉप्स क्या है बच्चों, इसको देखना है। तो एजियोट्रॉप्स नाम की एक हेडिंग है। तो एजियोट्रॉप्स में देखो, अब बाइनरी मिक्सचर, पहले से नोट कर लो फिर आराम से समझते हैं बच्चों क्या होता है। एजियोट्रॉप्स a binary mixture of a certain composition which contains नहीं कंटेंस ना लिखना, which continues to boil
at constant temperature at constant temperature at constant temperature at constant temperature with same composition with same composition with same composition। ठीक है ना बच्चों, with same composition in liquid and vapor phase in liquid and vapor phase in liquid and vapor phase is called azeotropes is called an azeotrope or constant boiling mixture azeotrope or constant boiling mixture ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखो फुल स्टॉप के बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट it is not possible to separate the components of an azeotrope by fractional distillation फिर इसमें फुल स्टॉप के बाद लिखो azeotropes are of two types azeotropes are of two types नंबर वन है azeotrope नंबर वन लिखो बच्चों azeotropes with maximum vapor pressure azeotrope with maximum vapor pressure and minimum boiling point ये फर्स्ट हेडिंग हो गई इसकी फर्स्ट सब हेडिंग। इसके अंदर लिखो बच्चों a solution showing large positive deviation from Raoult's law at a certain composition known as azeotrope कंपोजिशन। तो नोन एज से लेकर एज़ोट्रॉप कंपोजिशन तक ब्रैकेट में कर लो, ब्रैकेट क्लोज करने वाले को हैज़ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड दस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, फुल स्टॉप। सच अ कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एक एग्जाम्पल लिख लो इसमें बच्चों एथेनॉल प्लस वाटर मिक्सचर एथेनॉल मतलब C2H5OH प्लस वाटर मिक्सचर ठीक है containing approximately 95% by volume of ethanol यानी C2H5OH ठीक। ये एग्जाम्पल है इस रेटिंग का यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का एग्जाम्पल है ये। ठीक, अब एक दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों, इसमें दूसरी सब हेडिंग बना लो एज़ोट्रॉप्स विद मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ये वाली एक सेकंड पार्ट की एक सब हेडिंग बना लो छोटी सी। इसके अंदर क्या जस्ट उसका रिवर्स है, लिखो उसमें लिखो a solution showing large negative deviation from Raoult's law at a certain composition has minimum vapor pressure and thus maximum boiling point. Such a composition is called maximum boiling azeotrope. एग्जाम्पल लिख लो बच्चों a mixture of 68% नाइट्रिक एसिड ठीक है ना बच्चों। a mixture of 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास फ्रॉम दिस एज़ोट्रॉप। तो बच्चों ये है इसकी कहानी। तो अब जरा समझ लेते हैं कि पहली हेडिंग में दूसरी हेडिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ राउट्स लॉ को पढ़ते हैं बच्चों पहले। इसमें क्या था, तो राउट्स लॉ ये बता रहा था कि ऐसे बाइनरी सोल्यूशन जो कि मिसिबल लिक्विड ही बनाते हैं हमारे सोल्यूशन, तो उसमें बॉइलिंग करने पर वेपर बनती हैं। तो वेपर कौन ज़्यादा बनाएगा, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो अपनी ज़्यादा वेपर देगा। जब उसकी वेपर ज़्यादा निकलेंगी तो बच्चों उन वेपर को कलेक्ट करके फिर दोबारा उसका क्या कंडेंसेशन कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि दो कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। दो कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये काम हुआ हमारा किसमें, जो अभी हेडिंग थी तुम्हारी राउट्स लॉ के अंदर। बार बार इसे रिपीटिशन करते हैं तो मोर जो वोलेटाइल होगा वो कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। दो हेडिंग और हैं एजीट्रॉप की। क्या होता है बच्चों, एजीट्रॉप ऐसे होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम एजीट्रॉप कहते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एजीट्रॉप कैसे कहलाया। ये वो एजीट्रॉप है जैसे कि दो हमने ले लिया, अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया HNO3 का ही लिया, तो वही एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। HNO3 और वाटर, तो HNO3 और वाटर क्या है, इन दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं, वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कुछ अलग है। HNO3 की अपनी अलग दुनिया है नाइट्रिक एसिड की, और वाटर की अपनी अलग दुनिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे, मगर अब क्या हुआ, जब इसको मिला दिया गया, जब मिला दिया गया तब क्या हुआ, एक ऐसा रेशियो आता है। एक ऐसा रेशियो क्या आया, जब यहाँ पर ये कितना पाया गया था बच्चों, अभी तो नोट करा 68%, और वो वाला बच्चों कितना हुआ 32%। तो 68% अगर इसे ले लिया जाए, इसे 32% ले लिया जाए, तब इन दोनों की वेपर एक साथ ही बनती हैं, तब इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। फिर से ज़रा समझो इसको हुआ क्या। बात ये थी कि दो कंपोनेंट हमारे ए बी मिले हुए हैं, फिर से समझते हैं ए बी। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, दोनों लिक्विड बना दिया। मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 60 है और इसका है 80। अब इन लोगों के बॉइलिंग पॉइंट जब अलग अलग हैं तो इस मिक्सचर को सेपरेट करना कंपैरेटिवली आसान है। कैसे है, इसको हीट करना शुरू कर दिया, और जब ये हीट होता रहा तो इसमें जब 60 टेम्परेचर पहुंचेगा तो इसकी वेपर तो यहाँ बनने लग जाएंगी, मगर ये जो है इसकी वेपर, वो ये अपना बॉइलिंग पॉइंट 80 रखता है तो 80 पे होगा, तो 60 पर जाकर इसकी वेपर जमा करी और इसको दोबारा फिर से कंडेंसेशन कर लिया। इसका मतलब लिक्विफाइड कर लिया, वेपर को लिक्विड में बना लिया। तो इस तरह से ए कंपोनेंट हमारा अलग हो गया और बी हमारा ऐसी में रह गया। इस तरह से हमने मिक्सचर को सेपरेट कर पाया। हाँ बच्चों, तो फिर ये बात हुई कि इन लोगों को हम सेपरेट कर सकते थे, तो ए बी को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गई। अब हुआ क्या, यही लोग, एक ऐसा वक्त आता है, बड़ा मतलब एक छोटी सी बात है मगर थोड़ा सा गहराई में है, हम एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि एजीट्रॉप यूजुअली कभी पता नहीं होता। किसी बच्चे से पूछते हैं अगर एजीट्रॉप क्या है तो उसे ध्यान समझो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसा इनका कंपोजिशन आता है दुनिया में कि अगर इस रेशियो में ले लिए जाए, जैसे अगर 68% 32%, इस रेशियो पर ये इतना एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं कि एक नई दुनिया बसा लेते हैं। और नई दुनिया बसाने के बाद इस वाले रेशियो को अगर HNO3 हमने यहाँ पर लिया है मान लो 60% और ये है हमारा 40%, 60/60 का ये रेशियो है, तब तो यही सब चल रहा है, किसी भी रेशियो पे ये चल रहा है। मगर पर्टिकुलर इस रेशियो पे आकर कहानी कुछ बदल जा रही है। क्या कहानी बदल जा रही है कि ये दोनों लोग मिलकर एक जैसे बन जा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही वेपर अलग नहीं हो रही है, ए बी दोनों ही एक साथ उड़ रहे हैं, और इस चीज़ का नाम होता है बच्चों, इस चीज़ का नाम हम लोग कहेंगे एजीट्रॉप हो गया। इसको अगर हम नॉर्मल अपनी दुनिया में बताएं एग्जाम्पल में, तो उसमें ये है बच्चों कि जैसे दो लोग होते हैं, तुमने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि दो लोग थे, एक कपल था, वो ट्रेन के नीचे कट गए जाके या कहीं कहीं छत से कूद पड़े। ये एग्जैक्टली एजीट्रॉप की कहानी है। एजीट्रॉप ये था कि जब दो लोग आराम से जी रहे थे, फ्रेंडशिप उनकी चल रही थी, तो एक ऐसी स्टेज उनकी लाइफ में आई जिस वक्त जब दुनिया उनको रेजिस्ट करती है, वो मना करती है कि तुम ऐसी हरकतें मत करो, तो वो लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे में खोए हुए होते हैं, मतलब सोच एक ही दोनों बन चुके होते हैं।
कहने को दो कंपोनेंट होते हैं मगर दोनों एक ही बन चुके होते हैं, उनकी दोनों की सोच एक्टिविटी एक ही सी हो चुकी होती है। जैसे यहाँ पे सोच अलग अलग थी, 60 पे ए वेपर बनाएगा, बी नहीं बनाएगा, मगर इस रेशियो पर एक ही टेम्परेचर पे दोनों लोग एक साथ वेपर बनाएंगे और ये वेपर जब बनाएंगे तो हम इनको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे इन लोगों को। यही हमारा एजिटॉप। तो वो लोग जो है क्या डिसीजन लेते हैं, मेंटली पागल हो चुके होते हैं मेल फीमेल दोनों लड़के लड़की, और वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई तुम्हारे घर वाले हमारे घर वाले नहीं मिलने दे रहे हैं, चलो हम लोग ऐसा करते हैं। और वो इतना बेवकूफ़ी का एक कदम उठा लेते हैं कि कभी कभी अपने आप को वो कदम भी कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या था कि इस कंपोजिशन पे उनकी सोच एक जैसी हो गई थी। अगर कोई ज़्यादा सताता है वो ये फैसला ले लेते हैं दुनिया वाले हमें नहीं जीने देंगे, अब हमें इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना होगा। तो दूसरा भी पार्टनर उनका कहता है चलो ठीक है, और दोनों ही बेवकूफ़ लोग जाके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर इन दोनों को अगर दुनिया रेजिस्ट ना करे, साथ में ही रख दे, तो साथ में अगर ये रहने लग जाएं तब भी 4-6 महीने के बाद खुद ही इसमें लाल जूते चलने लग जाएंगे इन लोगों में खुद। और काफ़ी देखा गया है कि डिवोर्स हो जाती है उन लोगों में जो इस तरह से नॉर्मली डिवोर्स तो ज़्यादा ही ज़्यादा होती है। फिलहाल लव मैरिज में तो ज़्यादा ही होती है। तो यही लोग में लात जूता चल रहा होता कुछ दिनों के बाद, और यही दोनों नहीं जानते हैं कि ऐसा भी होगा, और दुनिया के रेजिस्टेंस की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का डिसीजन ले लेते हैं। ये एजिटॉप था कि जब लोगों ने मना किया और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए था, मगर दोनों वेपर एक साथ बनाकर सेपरेट होकर उड़ गए। तो ये लोगों के साथ ऐसा रहता है। और जब एक साथ उड़ गए ये लोग तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें एजिटॉप कहा गया। अगर इनका वेपर प्रेशर अगर राउट्स लाके बताए गए वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, तो ये पॉजिटिव डेविएशन में आ गया, और राउट्स ला से बताए हुए कम में है तो नेगेटिव डेविएशन आ गया। बातें तो वही थी, बस एजिटॉप एक नया यहाँ पे सीन ये आ गया कि दो ऐसे स्पीशीज ए और बी, दो ऐसे स्पीशीज कोई भी दोनों होंगे जो एक पर्टिकुलर रेशियो पर, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर उनको सेपरेट करना संभव नहीं था, वो एक कॉमन टेम्परेचर पे वेपर बना के उड़ जाते हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम एजिट्रॉप कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम एजिट्रॉपिक सोल्यूशन कहते हैं। और ये एजिट्रॉपिक सोल्यूशन बॉयज़ ला से ज़्यादा वेपर प्रेशर या कम रख सकते थे। अगर वेपर प्रेशर राउट्स ला के बताए हुए से ज़्यादा होता है तो हम इसे पॉजिटिवली डेविएशन, और अगर बताए हुए से कम होता है तो उसे नेगेटिव डेविएशन एजिट्रॉप कहते हैं। बस ये इसकी कहानी हो गई। अब उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यही एक हेडिंग है बड़ी, जिसके 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट के बाद छोटी मोटी का दुक्का हेडिंग और है। मतलब मेनली तुम इसी के 4 पार्ट मान लो, तो 4 पार्ट होकर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मगर मेन चीज़ सोल्यूशन की यहीं पर है। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले तो एक हेडिंग डाल लो बच्चों। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहले इंट्रोडक्शन, पहले इसे नोट करने का काम पहले निपटा लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नोट करना। क्योंकि तुमने देखा होगा जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं इधर उधर से, तो हमें इतने सालों से जो बच्चे मिल रहे हैं, बल्कि हम ये बहुत सालों से देख रहे हैं बच्चों, तो वो देख देख के एडिक्टेड हो चुके हैं। वो क्या करते हैं, वो 1 घंटा देख लिया, 2 घंटा देख लिया, उसके बाद जब वो वीडियो देख चुके हैं तो उनसे पूछो कि भैया तुम्हें कितना आया, नहीं बता पाएंगे। 15 दिन बाद पूछो, नहीं पता है उन्हें। तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है पहले नोट करना, फिर नोट करे हुए वर्ड को वर्ड बाय वर्ड समझना, फिर उसके बाद उसको तैयार कर लेना। इतना तैयार कर लेना, रटा नहीं मानना, समझ इतना लेना कि अगर तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी ने रोका, कहा कि भाई ये 1 मिनट इधर आ जाओ बच्चे, अगर हमें ये हेडिंग लिख के बता दो, तो तुम लिख भी सको, उन्हें समझा भी सको। ये स्टेज चाहिए। और जब तक हमें लिखा नहीं है या लिखने लायक नहीं है, जब तक कोई भी फ़ायदा नहीं। तो अब आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग इसको बच्चों नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे। तो सबसे पहले लिखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द
dilute solution, those properties of the dilute solution of non-volatile solute, of non-volatile solutes in a volatile solvent, बिल्कुल इस तरह से जैसे शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना दिया, या NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना दिया हो। ठीक, अच्छा, क्योंकि सल्यूट है नॉन वोलाटाइल, सॉल्वेंट है वोलाटाइल। ठीक है भाई, इतनी बात हुई। ठीक है बच्चों, इन वोलाटाइल सॉल्वेंट विच डिपेंड्स ओनली अपॉन the number of molecules of solute, तो solute के नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा भाई, there are four colligative properties. नंबर 1 है relative lowering in vapor pressure. नंबर 2 है elevation in boiling point. नंबर 3 है depression in freezing point. तो ये 3 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। तो पहली हो गई बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी हो गई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी हो गई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट वाली है बच्चों चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस 4 प्रॉपर्टी, ये चारों की अपनी हेडिंग है। ठीक है, इन चारों हेडिंग के अपने फार्मूले हैं और उन फार्मूलों पर न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत आसान है, अगर तुमने मोलैलिटी पढ़ा है ढंग से तो ये तीनों तो मोलैलिटी से ही हो जाएंगी। ये दोनों थोड़ा बहुत ये भी मोलैलिटी से मिलता हुआ, ये मोलैलिटी की तरह है। बस इस तरह की इनमें चीज़ें हैं। तो चलो फिर नंबर 1 डाल देते हैं बच्चों, और आज थोड़ा सा ऐसे ही समझा दे रहे हैं बच्चे लोग को। अब क्या करा जाए, चलो देख डालो। तो अभी तक का बताया हुआ समझा देते हैं क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या तुमने लिखी है, थोड़ा सा समझो से और समझाने की कोशिश करो कि मतलब क्या हुआ। ऐसी पहली बात तो एक ऐसे सोल्यूशन की बात चल रही है जहाँ पर ये जो हमारा सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा वोलेटाइल है, और हमने इसको घोल के सोल्यूशन बनाया हुआ है। पहली बात तो इन सोल्यूशन की बात है। ठीक है, इनके अलावा किसी सोल्यूशन की बात नहीं है। अगर ये सल्यूट नॉन वोलेटाइल ना होता तब हमने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिए होते, तो उस वक्त की बात नहीं चल रही है। ये उस वक्त की ही बात है जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट को घोला जाए, जैसे पानी में शक्कर को घोला जाए, पानी में नमक को घोला जाए। तो नमक या शुगर ही क्या है, ये लोग वेपराइज नहीं होते। अगर एक डिब्बा ऐसे रख दो, छत पे भी रखा रहे शुगर का, NaCl का, उड़ ना सके उसमें से, तो वो वेपर बन के नहीं उड़ने वाला। ऐसा नहीं पानी की तरह सूख जाएगा, नमक सूख गया, शक्कर सूख गई, गायब हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो ये लोग क्या है, वेपराइज कभी भी नहीं होते। जो भी सब्सटेंस जिनको वेपर में ना कन्वर्ट किया जा सके, या जो वेपर नहीं बनाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। और जिन भी सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट किया जा सके तो वो सारे वोलेटाइल होते हैं। जैसे वाटर है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है, कुछ दिन रखा रहे गायब हो जाएगा। बेंजीन, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल देखा है, डीजल देखा है, ये सारे लोग हैं।
वोलेटाइल। अब बच्चों इसके बाद जब आते हैं तो ये पहली हेडिंग जो आई वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का अगर हम मतलब समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या बच्चों। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में लिखेंगे कल, आज इसको समझ लेते हैं आराम से। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखो बच्चों क्या हुआ। ये हुआ पहली हेडिंग कि जब हमने वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तब क्या हुआ, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये है हमारा वाटर का, वाटर है हमारा, वाटर का मतलब ये हो गया हमारा कौन है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रहे हैं। ये है हमारा वाटर, इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट है और कहेंगे नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, ठीक। ये एक बात हुई। इसका अपना वेपर है, इसकी अपनी वेपर है और इसका अपना वेपर प्रेशर है, ठीक है बच्चों। तो इसकी अपनी वेपर उड़ी और यहाँ तक वेपर हो गई और वेपर ने जितना प्रेशर लगाया तो ये इसका वेपर प्रेशर है। इसको हमने क्या मान लें, चलो ए मान लेते हैं, ये कंपोनेंट ए है। तो ये हो गया बच्चों पी नॉट ए हो गया। पी नॉट ए का मतलब समझ लिया, पी नॉट ए का मतलब हो गया बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी है ये, तो थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, पी ए है, मेन बात है ना, ये पी है। अभी छोटा है थोड़ा और बड़ा लिखने मौज नहीं आ रही है, तो ये है मेन आइटम मेरा यहाँ पी नॉट। इसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट ये कहा गया। अब इसके अंदर हमने मिलाया सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों, इसके अंदर मिलाया हमने क्या, सॉल्वेंट मिलाया। अब वो सॉरी सॉल्वेंट नहीं, सल्यूट मिलाया। और सल्यूट कैसा मिलाया इसमें, ये हमने शुगर के मालिक्यूल में, ये शुगर है, तो ये शुगर है। ये क्या है हमारा, वाटर नॉन वोलेटाइल है। कौन, शुगर, शुगर ना सर वाटर, वाटर वोलेटाइल है। अच्छा नॉन वोलेटाइल किसने लिख दिया, ये तो वोलेटाइल है। वाटर है, सॉल्वेंट है, वोलेटाइल। अब शुगर आ रहा है, शुगर है जो कि हमारा सॉल्यूट है, जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे लिखना चाहिए वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल को मिला दिया गया। अब इन लोगों से हमारा तैयार हो गया सोल्यूशन, तैयार हो गया। अब ये सोल्यूशन हो गया है रेडी। अब तुम देखो और ज़रा खुद ऑब्जर्व करो, अपने कॉमन सेंस से ही बताओ कि यहाँ पर हमारा, अरे ये फैंटम नाम से कौन आ गया बेटा, नाम तो अपने रखा करो, फैंटम से कैसे नाम रखना जरूरी है। तो ये है क्या है बच्चों, ये जो चीज़ है बच्चों वो हमारा क्या हो गया, इसमें ये है सॉल्वेंट। अब हमने इसके अंदर सॉल्यूट को घोल रखा है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो गए, बड़े बड़े ये सॉलिड के पार्टिकल हो गए, ठीक, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए। अब ये बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं, अब गौर करो जरा, अब जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा वो पहले की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ज़रा सोचो, गौर करो, बताओ। सर कम होगा। कम होगा तो क्यों होगा कम? सर कम होगा। कम होगा तो क्यों होगा? इसका नाम पी रख दिया, वैसे तो इसका नाम पी एस रख देना चाहिए, पी एस सोल्यूशन का। हाँ सही कहा तुमने। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। सपोज कर लो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पर हम हैं, या तुम लोग बैठे हो एक कमरे में, बैठे हो कमरे में पानी भर दिया जाए, ठीक है, 4 फीट तक पानी भर दिया गया। अब वो पानी भरा गया तो वो एक स्विमिंग पूल की तरह हो गया, वहाँ से वेपर उड़ रही हैं और वेपर जितनी बन रही हैं वही जो सरफेस, लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, उसी को तो हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं, वो वेपर प्रेशर है। अब हुआ ये कि तुमने वहाँ प्लास्टिक की बॉल डाल दी, ठीक है, उस कमरे में तुमने 50 बॉल डाली प्लास्टिक की, तो एक बॉल यहाँ पे तैर रही है, यहाँ तैर रही है, जैसे मान लो बोर्ड है, ये पूरा वाटर सरफेस है, एक प्लास्टिक की बॉल यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, तो वो प्लास्टिक की बॉल क्या कर रही है, वो खुद तो वेपर बनेगी नहीं कभी, मगर जिस सरफेस पर ये बॉल पड़ी हुई है उसके नीचे के मॉलिक्यूल जो वेपराइज हो रहे थे
उसको इस बॉल ने रोक लिया। तो नॉन वोलेटाइल क्या काम करता है, खुद तो वेपराइज नहीं होता, मगर जो मॉलिक्यूल यहाँ से वेपर बनने के लिए वाटर के जा रहे थे उनको भी इसके थ्रू रोक लिया गया। तो इसका मतलब टोटल एक्सपोज्ड सरफेस का एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अगर एक्सपोज सरफेस का एरिया डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है वेपर कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर जब कम होगा तो इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का कम होना होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मगर इसी को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड अगर कर दें तो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से ये बात हुई, और ये हमारा यहाँ वेपर प्रेशर की बात यहाँ तक आ गई। अब जरा इसके आगे चलें। तो ये बात पूरी समझ गए, नोट कर डालो फिर बच्चों, नोट करो इसमें पहले। तो चाहो तो फिगर पहले बना लो यार इसमें, और फिगर में हम यहाँ लिख दें ज़रा इसको बोल्ड करके, ये वाला जो था P0A वो ज़्यादा है P की तुलना में, क्योंकि वहाँ लोअरिंग हो गई, और जो कमी हुई P0A माइनस P यही कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही कहलाता है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड अगर कर दो, ऐसे लिख दो P0A माइनस P अपॉन P0A अगर कर दो तो इसका नाम है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना बच्चों, तो ये तीनों नाम देख लो। अब इसकी पूरी इसकी कहानी समझ ली कि क्या हुआ। पहले भाई सॉल्वेंट अकेला था तो उसकी वेपर बन नहीं थी, आराम से वेपर प्रेशर था। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसने घोल रखा है इसके अंदर, तो उसने क्या करा बच्चों, उसने क्या करा, उसने खुद तो वेपर बना ही नहीं, और उसके भी वेपर को क्या करा, कम कर डाला। तो यहाँ पे NaCl भी हो सकता है, कोई भी सॉल्ट ले लें, NaCl है, ये लोग भी नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं। तो शुगर या हमने NaCl ले लिया, इसने क्या करा बच्चों, इसने खुद तो अपने आप को वेपर में बदला नहीं, और उसकी भी वेपर मॉलिक्यूल को रोक दिया। ठीक, वेपर बनने से रोक दिया। जब उसकी वेपर कम बनी तो वेपर प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, और जितना पहले और बाद में डिफरेंस आया उसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जितना कम आया आउट ऑफ कितना, मान लो ये पहले 80 था, बाद में हो गया 60, तो 80 माइनस 60 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और 80 माइनस 60 अपॉन 80 अगर रख दिया जाए तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, अब ज़रा लिखो इसमें, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो इसमें एक दो लाइन लिख डालो बच्चों। सबसे पहले लिखो बच्चों इसके अंदर कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन is less than the vapor pressure less than the vapor pressure of pure solvent in the same temperature। मतलब यहाँ पर भी सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर है, इसमें भी सॉल्वेंट की वजह से है, मगर ये आज़ाद था तो ज़्यादा वेपर प्रेशर था। यहाँ सॉल्यूट के मिलने के बाद इसके वेपर प्रेशर में कमी आई, मगर वजह यहाँ पर सॉल्वेंट की वजह से ही आज भी वेपर प्रेशर है, मगर पहले से रुकावट आ गई और कमी हो गया। ठीक है, फिर फुल स्टॉप के बाद देखो, इफ P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा अभी बोल रहे हैं, फिर से सुनो पहली लाइन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ये है सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। चाहो तो टेम्परेचर की बात करना थोड़ा अच्छा होता है, सेम टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर बदल दिया जाए तो कहानियाँ बदल जाएंगी। ठीक, अच्छा अभी इतनी बात लिख दिया, उसके बाद उसको कंसीडर कर लो। लिखो उसमें क्या लिखना है, इसमें कि कंसीडर P0A इज द
P naught A is the vapor pressure of component A ब्रैकेट में वोलेटाइल भी लिख देना, वोलेटाइल कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। ठीक, अच्छा। एंड P is the solution, P is the vapor pressure of solution, and P is the vapor pressure of solution। तो P जो है वेपर प्रेशर हमारे सोल्यूशन का। अच्छा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। देन अगली लाइन से लिखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P नॉट ए माइनस P। ये हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, और इस नाम को लिख लो, ये क्या था, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वही डिफरेंस जो आया अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या, P नॉट ए, इसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, अब ज़रा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो इसका आगे क्या हुआ। तो ये तो हमने दो नाम जान लिए कि इसको कहते क्या, कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बता रहे इस कमी का नाम हम देंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस कमी अपान एक्चुअल वैल्यू ये रख दें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से बोलते हैं। ये हमें यहाँ लिखा है। अब आगे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। राउट्स लॉ लगा रहे हैं, चलो राउट्स लॉ को यहीं लगाते हैं, दोनों देखते रहें और राउट्स लॉ लगाते रहें। ये ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है, ठीक है। तो राउट्स लॉ लगाया तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हुआ, PA प्लस PB हुआ, PA प्लस PB। अच्छा, तो PA तो तुम्हें पता ही है बच्चों क्या होगा, PA हो जाएगा P नॉट A XA, और PB की जगह पर तो हो गया 0, PB तो है ही नहीं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल जो ठहरा। तो XA की जगह पर रख दो बच्चों P नॉट A, और XA की जगह 1 माइनस XB रख सकते हैं। XB तुम्हें पता ही है बच्चों, दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन A, मोल फ्रैक्शन B, दोनों का सम क्या है, 1 है। तो XA की जगह 1 माइनस XB रख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करके नीचे थोड़ी जगह कम है, हम अगले पेज इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये आया P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस का P नॉट ए के साथ कौन इंटू कर देंगे, XB इंटू कर देंगे, P नॉट ए के साथ XB इंटू कर देंगे। अब इसको लेगा इधर और इसको लाए इधर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आया बच्चों P नॉट ए XB इक्वल टू P नॉट ए माइनस P, ये आ गया। अब इस PB को P नॉट ए को नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू P नॉट ए माइनस P अपान P नॉट ए। ये पहला पड़ाव तो ये आ गया। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन एक्चुअल वैल्यू है, तो इसका पूरा वर्डिंग इसे लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, कहेंगे ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। समझ पाए भाई, XA हमारा मोल फ्रैक्शन है वोलेटाइल सॉल्वेंट का, और XB नाम है सॉल्यूट का, तो B का मोल फ्रैक्शन का मतलब है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो पहला पड़ाव हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक। कल इसी के बाद बच्चों आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, कल यहाँ तक नोट कर लो, कल करेंगे इसके क्वेश्चन। पहले इसके आगे थोड़ा और समझाना है, तो क्वेश्चन करेंगे।